तो उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं और सबसे पहले जिस विषय की आज हम बात करने वाले हैं वो है पूर्वांचल का रण। ये पूर्वांचल का रण कितना दिलचस्प होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के सियासत में पूर्वांचल की 130 सीटों की भूमिका क्या होगी, ये आज हम आपको बखूबी समझाएंगे। तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में जोरदार टक्कर नजर आ रही है। ये अखिलेश यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन आज आपको हम दिखाएं कि किस तरह से अखिलेश यादव के साथ जन समर्थन भी दिख रहा है। लेकिन क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ की सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं? आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से इस बात की अटकलें तेज हो गई, कैसे आपको ये भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही देखिए, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एक बहुत पुरानी परंपरा को तोड़ने की तैयारी है। गोरखपुर शहरी विधानसभा से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूर्वांचल के रण के मायने क्या हैं, ये हम आपको जल्दी से बता देते हैं। पूर्वांचल के रण के मायने किस तरह से अहम हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये हमें खबर मिल रही है। आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आजमगढ़ के लोगों से बातचीत करके फैसला लिया जाएगा, यह कहना अखिलेश यादव का। आजमगढ़ की जनता ने मुझे पहले भी जिताया है, यह अखिलेश यादव ने कहा है। अभी आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव, लेकिन आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, यह हमें ऐसी जानकारी मिल रही है। और योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद लगातार अखिलेश से सवाल पूछे जा रहे थे, उन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बात का ऐलान हो चुका है। योगी और अखिलेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में टक्कर होती नजर आएगी। बेशक दोनों अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल के सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद दोनों नेता इस विधानसभा चुनाव में पहली बार आमने सामने होंगे और पहली बार योगी आदित्यनाथ और पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब की बार पूर्वांचल में टक्कर जोरदार। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सीएम योगी के बाद अखिलेश का दांव। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। पूर्वांचल में और तेज होगा सियासी घमासान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। अखिलेश ने पहले भी कहा था अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। अब योगी के मैदान में उतरने के बाद अखिलेश ने कहा है कि जहां से सांसद हूं वहां के लोगों से पूछने के बाद फैसला किया जाएगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने अखिलेश पर हमला बोल दिया है। मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। दरअसल पूर्वांचल की 130 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नजर है। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है तो आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है और यहां से अखिलेश के साथ मुलायम भी सांसद रह चुके हैं। बहुत ही उन्होंने ढूंढ करके जहाँ पर उनका इलाका है, यादव बाहुल सीट है, वहीं पर हो गए हैं। लेकिन आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर कड़ी टक्कर देगी। वैसे सीएम योगी समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद से अखिलेश पर हमलावर है। अखिलेश पर दंगाई और हिस्ट्री शीटर को टिकट देने के आरोप लग रहे हैं। जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। और अब अखिलेश के पूर्वांचल की ही सीट से मैदान में उतरने पर सियासी जंग और जोरदार होने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन आजमगढ़ सीट से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव, इस पर भी नजर डालना जरूरी है। आपको बताते हैं आजमगढ़ सीट में दिलचस्पी क्यों है। आजमगढ़ की गोपालपुर सीट अखिलेश यादव के लिए बेहद सुरक्षित मानी जा रही है। अखिलेश को यहां ज्यादा प्रचार नहीं करना होगा, जो दलील योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर सीट के लिए दे रहे हैं। दूसरी सीटों पर अखिलेश यादव को इससे फोकस करने में मदद मिलेगी। 2017 में गोपालपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, यहां बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। पूर्वांचल से मैदान में उतरकर संदेश देने की कोशिश भी होगी। पूर्वांचल की लड़ाई में अखिलेश यादव कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं।
2019 में अखिलेश ने निरहुआ को हराया था। मुलायम सिंह यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं, इसलिए एक सुरक्षित गढ़ मानी जाती है ये सीट अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यानी कि ये साफ तौर पर जाहिर है कि अखिलेश यादव और इनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के बीच पूर्वांचल में जोरदार रण होने वाला है। लेकिन जिन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, जिन जनपदों पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं। पूर्वांचल के रण में इससे प्रभाव कहां पड़ेगा? गोरखपुर एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट जहां से योगी आदित्यनाथ, वाराणसी जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, इसके अलावा मिर्जापुर, प्रयागराज, आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव चुनाव उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है। आप देखिए कि कितना दिलचस्प होता जा रहा है ये मुकाबला। पूर्वांचल के इस रण में ये 4 जिलों की तस्वीर बता रही है कि पूर्वांचल की 130 सीटों पर किस तरह से एक खेला होने वाला है, बड़ा खेला होने वाला है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूर्वांचल का समीकरण क्या कहता है, क्या है पूर्वांचल का गणित। कहते हैं कि पूर्वांचल को जिसने फतेह कर लिया वो यूपी की सत्ता तक पहुंचने के काबिल हो जाता है, और 2017 में बीजेपी ने कुछ यही कामयाबी कर दिखाई थी। पूर्वांचल में विधानसभा की 130 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को यहां 100 सीटें हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी को 14 सीटें मिली। आम चुनाव में 89 सीट मिली। विधानसभा पर बीजेपी को 89 सीटों में बढ़त हासिल हुई। समाजवादी पार्टी को 11 सीटों पर बढ़त हासिल हुई। बीएसपी को 30 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। यह हम आपको 2019 आम चुनाव की बात बता रहे हैं, जिसमें हम विधानसभा चुनाव की बात आपसे साझा कर रहे हैं। गोरखपुर शहरी सीट से अब सीएम योगी आदित्यनाथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आजमगढ़ सीट में, गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। दोनों ही पूर्वांचल की विधानसभा सीट है। यूपी में अगला सीएम पूर्वांचल से ही निकलेगा। अब ऐसे में यह भी तय होता नजर आ रहा है। पूर्वांचल में एसपी, बीजेपी में इसके बाद जोरदार टक्कर के आसार बन गए। लेकिन इस सीट का समीकरण क्या है, लगे हाथ, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। इस सीट का समीकरण क्या कहता है? इसमें पॉपुलेशन के आधार पर, जातिगत आधार पर, यहां पर आबादी क्या कहती है। या यादव 64,000 हैं। दलित वोट की बात करें तो 51,000 हैं। मुस्लिम वोटों की बात करें तो 41,000 हैं। सवर्ण वोटों की बात करें तो 45,000 हैं। और अन्य वोटों की बात करें जो लगभग 1.25 लाख हैं, यानी कि 1,21,000 के आसपास, जो कि चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो फतेह हासिल कर पाएंगे, और क्या पूर्वांचल में एक जोरदार घमासान होगा? एक नजर डालते हैं वहां के लोग क्या कह रहे हैं। प्रदेश के जो है बड़े नेता की छवि, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो अगर आजमगढ़ के लड़ने का अगर वो विचार बनाए हैं तो स्वागत है उनका। आजमगढ़ से बड़ा चेहरा जो है आता है किसी भी जिले में, तो उसका विकास दर्ज उसका बढ़ जाता है। अखिलेश जी ने जो आजमगढ़ के लिए किया है, हमेशा उसका स्वागत है। जनता हमेशा हर रूप में उनका स्वागत करेगी। हमेशा सपा का गढ़ रहा है आजमगढ़, और हमेशा सपा का गढ़ रहेगा। जब कोई बड़ा नेता किसी भी शहर से लड़ता है तो उस शहर का विकास ही होता है। अगर अखिलेश यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत कम उम्मीद है कि वो सफल होंगे। भाजपा की लहर है। आजमगढ़ का इतिहास रहा है कि हमेशा ये सत्ता के विरोधियों को ही जिताते हैं। तो अखिलेश यादव आजमगढ़ तो बिल्कुल जीत जाएंगे, मगर भाजपा सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव मुख्य। तो बेशक पूर्वांचल में जोरदार रण की तैयारी हो रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा, और बड़ा झटका लगा मुलायम कुनबे में छोटी बहू की तरफ से। छोटी बहू की बड़ी बगावत सामने आई जब अपर्णा यादव बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। और बाकायदा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के साथ नजर आई थी। 2017 की तस्वीर जिसमें उन्होंने चुनावी ताल भी ठोकी थी। बेशक उनको हार मिला था, लेकिन तब वो पूरे मुलायम कुनबे के साथ नजर आई थी। लेकिन अब आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सियासत में 5 साल का दरमियान कितना बड़ा होता है, कितना फासले वाला होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। मुलायम कुनबे की एक चर्चित चेहरा अपर्णा यादव अब मुलायम परिवार के साथ नहीं है, सियासी तरीके से अब वो बीजेपी के साथ हैं। और ये तस्वीर एक बहुत बड़ी घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश की सियासत में। तो क्या ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की सियासत पर बहुत बड़ा असर छोड़ने वाली है? एक स्टोरी देखते हैं। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज सपा के कुनबे को जोरदार झटका दिया।
और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसलिए बिखरते परिवार की कसक सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान में साफ महसूस की जा सकती थी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। यूपी चुनाव दहलीज पर है और बीजेपी अपर्णा के फैसले को मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रही है। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। दरअसल जब तक अखिलेश की सरकार रही तब तक तो परिवार में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही 2017 में पार्टी सत्ता से बेदखल हुई, अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने आम चुनाव 2019 से ठीक पहले अपनी सियासी राह अलग कर ली। साल 2018 में नई पार्टी बनाई और एक बार फिर साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चाचा शिवपाल यादव के बीजेपी से जुड़ने की खबरें चलने लगी हैं। हालांकि इस खबर के सामने आते ही शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इस पर विराम लगा दिया। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा, लक्ष्मीकांत के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं। यह दावा पूर्णतः निराधार और तथ्यहीन है। मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके और प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाए। वैसे भी सियासत में अफवाहों के अपने मायने होते हैं। कभी कभी तो ये निराधार होते हैं, लेकिन कभी कभी इन अफवाहों का मजबूत आधार भी होता है। कहते हैं सियासत में कुछ भी अचानक नहीं होता, सियासत में संकेतों के भी बहुत मायने होते हैं। क्या संकेत पहले से मिलने लगे थे बताएं आपको, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि किस तरह से अपर्णा यादव कौन है, उनका कद क्या है। कौन है अपर्णा यादव जिनकी चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में इतनी जोरदार तरीके से हो रही है। मुलायम सिंह यादव की बहू है, प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, और साधना यादव के बेटे हैं प्रतीक यादव। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है साधना यादव। मुलायम के साथ 2003 में उनकी शादी हुई और प्रतीक यादव को मुलायम ने नाम दिया। अपर्णा यादव ने इंग्लैंड में पढ़ाई की है। 2017 में लखनऊ कैंट से उन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सियासत में संकेतों के बड़े मायने होते हैं। ये तस्वीर बेशक बहुत पुरानी है सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में, लेकिन इस तस्वीर की कहानी काफी गहरी है। इन तस्वीर को आप देखिए, अपर्णा यादव नजर आ रही हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। तकरीबन 3 से 4 साल पुरानी ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि आज जो कहानी बुनी गई बीजेपी दफ्तर में, उसकी स्क्रिप्ट की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। लोगों की रिएक्शन, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अपर्णा यादव जब शामिल हुई, इसके पहले आपको सुनवाते हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी में आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है, ये भी सुनिए। निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपा ही लगता था कि आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। अपर्णा यादव के जाने से सिंगल वोट भी नहीं जाएगा। अच्छा, सिंगल वोट। और वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से लाखों वोट बीजेपी का टूट गया है। ये बात को बीजेपी जानती है। ये गलत रास्ता पकड़ लिया अपर्णा जी ने। हाँ, इतना कर सकती हैं कि गाय को जाको भूसा उसा दे सकती हैं, वहां पानी पिला सकती है, उनको चारा दे सकती हैं, और कुछ नहीं कर सकती हैं। आज से साल 1.5 साल पहले वो हमसे मिलने आई थी, तो हमने उससे कहा था कि समाजवादी पार्टी में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है,
तुमको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। मुलायम सिंह जी की बहू है, मेरी तो बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरा उसका परिवार का सदस्य है, पारिवारिक रिश्ता है। अपर्णा यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाली कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है और इस टीम में अपर्णा यादव जी का मैं स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का जो लोग भी सेवा भाव के लिए आ रहे हैं हमारे साथ में। हमारा दल और हमारा दिल दोनों बड़ा है, इसलिए उनका स्वागत है। जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अपर्णा यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2017 में चुनाव लड़ा, 2022 में आखिर क्यों पार्टी से अलग हो गई? क्या टिकट को लेकर कोई बातचीत थी? क्या अंदरूनी कोई मतभेद था? ऐसे कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। तो सवाल यही कि आखिर क्यों अलग हुई अपर्णा यादव, इस पर नजर डालते हैं। क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? साल 2017 लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा इन्होंने। रीता बहुगुणा जोशी से इस सीट से हार गई क्योंकि साल 2017 में मोदी की हवा थी, प्रधानमंत्री मोदी की हमने देखा किस तरह से उनकी आंधी चल रही थी और बीजेपी ने 325 सीटें जीतने का काम किया था। लेकिन अपर्णा यादव इस सीट से हारने के बाद भी अपने इलाके में, लखनऊ कैंट के इलाके में सक्रिय रही और एक सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान उन्होंने गढ़ी। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी में खबर यह मिल रही है कि टिकट को लेकर इस बार संशय हो चला था क्योंकि पिछली बार वो अपनी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि पिछली बार वो रीता बहुगुणा जोशी से हारी थी, लेकिन इस बार वो सीट के लिए जद्दोजहद कर रही थी और शिवपाल यादव से उनकी एक लंबी मुलाकात कल चली थी, हमने देखा था। उसमें भी खबर यह है कि सीट को लेकर चर्चा हुई थी। और लखनऊ कैंट सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में एक बहुत लंबी कतार है। बीजेपी में भी यही स्थिति है। जी हां, बीजेपी में भी स्थिति साफ नहीं कि लखनऊ कैंट से चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन अपर्णा यादव की बात करें तो लखनऊ कैंट में एनजीओ चलाती हैं अपर्णा यादव और लखनऊ कैंट से टिकट चाहती हैं अपर्णा यादव। आपको समझ आ रहा होगा कि यह सीट साख के साथ साथ नाक की लड़ाई भी बन चुकी है जब अपर्णा बीजेपी में आ गई हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस सीट के कितने दावेदार हैं। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, एक अनार 100 पे मार। लखनऊ कैंट विधानसभा सीट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी वैसे तो लखनऊ के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 से पहले लखनऊ की एक सीट उत्तर प्रदेश के चुनाव की धुरी बनती जा रही है। वैसे तो लखनऊ जिले में 9 सीटें आती हैं, लेकिन जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो सीट है लखनऊ कैंट विधानसभा सीट, जो फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। खबर तो यह भी है कि बीजेपी का दामन थामने वाली और मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि जब उनसे आज ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक सधे हुए राजनेता की तरह ही इस सवाल का जवाब दिया। आप क्या आगे सोच रही हैं, आगे कहां से लड़ने का आपका? जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मैं वो जिम्मेदारी उठाऊंगी। इस सीट को लेकर एक कहावत बहुत सटीक बैठती है, एक अनार और 100 बीमार। अपर्णा यादव के बाद भी जरा दावेदारों की फहरिस्त पर नजर डाल लीजिए। सुरेश तिवारी बीजेपी का सिटिंग विधायक यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रीता बहुगुणा जोशी जो बीजेपी की बड़ी नेता है, वो बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं। दिनेश शर्मा अगर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है दिनेश शर्मा यहां से टिकट मांगे। संयुक्ता मेयर हैं लखनऊ की और अपनी बहू येशु भाटिया के लिए टिकट मांग रही हैं। इस सीट की दावेदारी का आलम यह है कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी बेटे को टिकट दिलाने के लिए अपनी सांसद की कुर्सी तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। एक परिवार के दो नहीं होंगे, तो मैंने आज नड्डा जी को पत्र लिखा है कि अगर यही व्यवस्था है तो मैं सम्मान करती हूँ पार्टी का, इस पार्टी के निर्णय का सम्मान है, और यदि आप उनको टिकट देने पर विचार करते हैं तो मैं अपनी वर्तमान सीट छोड़ने को तैयार हूँ। नेताओं के बीच लखनऊ कैंट सीट की दीवानगी यूं ही नहीं है। अव्वल तो ये कि अगर अपर्णा यादव यहां से चुनाव लड़ती हैं तो ये समाजवादी पार्टी और अपर्णा के बीच नाक की लड़ाई होगी, और दूसरा ये कि साल 1991 से अब तक के चुनाव में बीजेपी इस सीट पर सिर्फ एक बार हारी है, यानी बीजेपी के लिए यह सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। तो आप समझ गए होंगे कि लखनऊ कैंट सीट की दावेदारी इतनी प्रबल क्यों है और हर नेता इसी सीट से टिकट क्यों चाहता है। इसका फॉर्मूला हमने आपके सामने रखा, लेकिन
22 का रण और बीजेपी का विजय प्रण क्या कहता है, ये हम आपको बताएंगे। आज बहुत बड़ी बैठक हुई, बैठक की तस्वीरें आपके सामने हैं। सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कई बड़े नेता, निषाद पार्टी के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और इसके साथ साथ दिनेश शर्मा, तमाम बड़े नेता आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे। इस बैठक के बाद कई सारे फैसले लिए गए। क्या कुछ फैसला हुआ, प्लान क्या बना है, ये जल्दी से आपको बताते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीट बंटवारा, यानी कि बीजेपी कहां से अपने सहयोगी दलों को टिकट देने के लिए तैयार हुई है, किन किन सीटों का फाइनल लिस्ट सीटों की तैयार की गई है, तमाम चीजों पर चर्चा हुई। 403 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, यह साफ हो गया। अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 300 पार का नारा आज बुलंद किया गया। उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द आ सकती है, यह जानकारी हमें मिल रही है। आपको दिखाते हैं इस बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा, कैसे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को जीतने का एक दम भरा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 पार, ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का साफ तौर पर आज कहना था। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के ये दो बड़े चेहरे। आपको याद होगा साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैंपेन कर रहे थे, उस समय योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं थे, लेकिन अब दो मजबूत चेहरे, इसके अलावा जेपी नड्डा मैदान में उतर चुके हैं और विजय प्रचार के लिए एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार कर दी गई है। जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो बहुत मजबूत चेहरे उत्तर प्रदेश की सियासत में ताल ठोकेंगे। लेकिन विजय प्रचार के लिए कौन कौन मैदान में होगा, पीएम मोदी के साथ साथ ये नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, इसके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राधा मोहन सिंह, इसके बाद नाम आता है मुख्तार अब्बास नकवी का। ये सभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आज जारी की गई है। फिर आता है नाम स्मृति ईरानी का, इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, फिर नाम आता है संजीव बालियान का, इसके बाद नाम आता है मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का। ये स्टार प्रचारक होंगे। कुल 30 नाम हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है उत्तर प्रदेश में विजय प्रण लेने के लिए बीजेपी की तरफ से। लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे, 10 मार्च को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट सामने आएगा। एक और खबर, आज की बड़ी खबर, जहरीली जुबान से जीतेंगे 22 का संग्राम। आखिर ये किस तरह की सियासत चल रही है, सवाल तौकीर रजा और प्रियंका गांधी को लेकर हो रहा है, जो उनकी दोनों की फोटो सामने आई और योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही साथ बीजेपी ने भी इस पर करारा प्रहार किया है, क्योंकि तौकीर रजा जो है वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। कल रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल जवाब किया था, तब तो वो सफाई देकर निकल गए, लेकिन एक बार फिर से उनकी बदजुबानी सामने आई है। क्या कुछ कहा तौकीर रजा ने? तौकीर रजा बाटला हाउस के आतंकियों को शहीद बताते हैं, कहते हैं एनकाउंटर में आतंकी नहीं मारे गए, इन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था। इंस्पेक्टर को पुलिस वालों ने ही मारा था। इस तरह के गंभीर और बेबुनियाद आरोप भी तौकीर रजा लगाते नजर आए। लेकिन तौकीर रजा की इस बदजुबानी की वजह क्या है? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए तौकीर रजा इस तरह की बेतुकी और बदजुबानी बयान दे रहे हैं? सिर्फ ये दो भाई बहन हैं जो सच्चे सेकुलरिस्ट हैं, जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। हिंदू भाई, ये वही मौलाना है जिन्हें एक दिन पहले ही आपने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए सुना था। वीडियो बीजेपी के द्वारा ट्वीट किया गया था, लेकिन कांग्रेस के इस मौलाना की असलियत कुछ ऐसी ही है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता
कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को दर्जा मिलना चाहिए। तो कांग्रेस से मेरी शिकायतें हमेशा रही। मैंने कांग्रेस को करीब से देखा और मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस को चारों तरफ से आरएसएस के लोगों ने घेरा हुआ है। इस बयान में मौलाना कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, लेकिन जब बात राहुल और प्रियंका की आती है तो मौलाना तौकीर की जुबान का सुर ही बदल जाता है। लेकिन अब जब मैं प्रियंका गांधी से मिला, मैंने करीब से उनको समझने की कोशिश की, बातचीत की, तो मैंने महसूस किया कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में सिर्फ ये दो भाई बहन हैं जो सच्चे सेकुलरिस्ट हैं, जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। बाकी तमाम के तमाम लोकतंत्र की और सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, ढोंग करते हैं। ये दोनों सच्चे सेकुलरिस्ट हैं। राहुल और प्रियंका के लिए तौकीर की जुबान में शहद कुछ ऐसे ही नहीं तैयार हुआ। इसके पीछे का पूरा सच भी जान लीजिए। दरअसल प्रियंका ने मौलाना के साथ एक फोटो ट्वीट किया था, जिसके साथ ही उन्होंने मौलाना के कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में समर्थन की बात कही थी। कांग्रेस की सियासी चाल पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी के तमाम नेता भड़काऊ मौलाना को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं तौकीर रजा और सोनिया जी, तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान है। आतंकवादियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करना और वोट की राजनीति करना, यह दुखद है। दरअसल कांग्रेस का जो हिडन एजेंडा है, कैसे हिंदुओं को अपमानित करना, उनमें विभाजन करना, ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। कांग्रेस का हाथ हिंदू हेटर्स के साथ है वो तो पता ही था, परंतु कांग्रेस का हाथ आतंकी प्रेमियों के साथ, इसकी भी आज पुष्टि हो गई, क्योंकि ये वही तौकीर रजा है जिसने कहा कि वो हिंदुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी अगर मुसलमानों ने हाथ में कानून उठा लिया। देशद्रोही विचारों का कभी भी समर्थन नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से कांग्रेस इस प्रकार की ओछी राजनीति कर उनका किस प्रकार से अधपतन हुआ है वह इस बात से सामने आता है। तो एक तरफ कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को झटके पर झटके भी लग रहे हैं। जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल हैं प्रियंका मौर्य, वो बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा दिया गया, ये कैंपेन चलाया गया प्रियंका गांधी की तरफ से। लेकिन उनमें जो पोस्टर गर्ल आपको नजर आ रही हैं, ये हैं प्रियंका। ये अब शामिल होने, ये देखिए, इन्होंने कुछ दिन पहले आरोप भी लगाया था जब इन्होंने कहा कि मैं इस पोस्टर में हूं, मैंने लंबे समय से कांग्रेस के साथ काम किया, मैं कई कैंपेन का हिस्सा रही हूं, लेकिन जब मैंने टिकट मांगा तो मुझे मिलने का समय तक नहीं दिया गया। अब वही प्रियंका मौर्य अब बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्रियंका आज बीजेपी दफ्तर में आज नजर आई और इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि प्रियंका शामिल हो सकती हैं बीजेपी में। और आपको बता दें, इसके बाद कयासों पर अब बाजार, अटकलों का बाजार भी गर्म है कि क्या प्रियंका मौर्य कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया और इन्हीं प्रियंका मौर्य के फेस पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन वाला नारा भी दिया। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन वापस लौट रहे हैं थोड़ी देर में।